क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? आए नहीं पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है? अब आइए, जो चैप्टर पढ़ाना प्रारंभ किए थे उस चैप्टर का नाम है संवैधानिक गैर संवैधानिक सांविधिक संस्था। तो इसमें जो है हम आपको समझाए हुए थे कि संवैधानिक संस्था किसे कहा जाता है, सांविधिक संस्था किसे कहा जाता है, गैर संवैधानिक संस्था किसे कहा जाता है। टेस्ट वाले हैं जी, आए महाराज। नीचे जाइए, नीचे नीचे जाइए। और भी कोई टेस्ट वाले हैं? नहीं ना है? चलिए, तो हम तो लिखवा करके चले गए थे, हम बोले थे कि आप लोग लिख लीजिएगा अपना। लिखे थे? अब उसमें सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं संवैधानिक संस्था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संवैधानिक संस्था। और संवैधानिक संस्था में कौन कौन आता है? दो चार गो का नाम आप लोग बक सकते हैं? बोलिए तो। वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये सब आता है ना जी? आता है ना? तो अब इन सभी संवैधानिक संस्थाओं में जितना भी संवैधानिक संस्था का उदाहरण हमने आपके साथ साझा किया है, उन उदाहरणों में जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, वह आपको निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग है, यानी भारत का चुनाव आयोग है। तो यहां पर भारत के निर्वाचन आयोग को ही सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी है। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आइए समझिए, अब भारतीय संविधान को जो टोटल 22 भागों में बांटा गया है, उन 22 भागों में से भारतीय संविधान का एक भाग है भाग 15। भारतीय संविधान का एक भाग है भाग 15। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 15 और भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 आता है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 324 से 329 आता है, ये हमें भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के विषय में बताता है। इन अनुच्छेदों में जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 324 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। मतलब निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और यह प्रश्न यह कि कौन अनुच्छेद हमें निर्वाचन आयोग के विषय में बताता है, या भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है भारत का निर्वाचन आयोग होगा,
कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होगा जिसने इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा। लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछ दिया है और इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना आगे भी काफी अधिक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव करवाना। निर्वाचन आयोग के ऐसे कई सारे काम होते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग का काम चुनाव करवाना होता है। निर्वाचन आयोग का काम किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना होता है। फिर मतदाता सूची तैयार करवाना उसका काम होता है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना उसका काम होता है। फिर इसके बाद जो है राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना उसका काम होता है। तो तमाम काम जो है आपको निर्वाचन आयोग के होते हैं। लेकिन इन कामों में निर्वाचन आयोग का जो सबसे प्रमुख काम होता है वह होता है आपको चुनाव करवाना और चुनाव में भाग कौन लेता है? आम जनता भाग लेती है। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें आम जनता भाग लेती है और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो आम जनता चुनाव जब होता है तो आप कभी भी नहीं सुने होंगे मतदान 100% हुआ है, मतदान 100% हुआ है, नहीं 60%, 65%। मतलब लोग उतना जागरूक नहीं है मतदान करने को लेकर। लेकिन लोकतंत्र जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसका सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। चुनाव के माध्यम से ही हम अपनी हितैषी सरकार को चुनते हैं। तो मतदान की प्रक्रिया में हर लोग भाग ले, मतदान की प्रक्रिया में हर लोग भाग ले, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। तो जो निर्वाचन आयोग का गठन है 25 जनवरी 1950 को हुआ है, तो ये जो 25 जनवरी का तिथि है, चुनाव में हर मतदाता भाग ले। मतदाता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दरोगा 2213 पहला सिटिंग, बिहार दरोगा 2213 पहला सिटिंग का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो उत्तर होता वह आपको 25 जनवरी होता, 25 जनवरी होता। अब देखिएगा, हमने आपको निर्वाचन आयोग का काम बताया और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के कई कामों में सबसे प्रमुख काम चुनाव करवाना होता है। तो अब जो चुनाव है, अगर हम चुनाव की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री तो नियुक्त होते हैं, सॉरी, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, पंचायती राज के अंतर्गत चुनाव होता है, नगर पालिका के अंतर्गत चुनाव होता है। तो निर्वाचन आयोग का काम चुनाव करवाना है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है, यहां पर हम भारत के निर्वाचन आयोग के विषय में पढ़ रहे हैं। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में है, वह निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है। उपराष्ट्रपति के बाद लोकसभा के लिए चुनाव करवाता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा के लिए चुनाव करवाता है। राज्यसभा के बाद विधानसभा के लिए चुनाव करवाता है। विधानसभा के लिए चुनाव करवाता है। विधानसभा के बाद विधान परिषद के लिए चुनाव करवाता है। विधानसभा के बाद विधान परिषद के लिए चुनाव करवाता है। विधान परिषद के लिए चुनाव करवाता है। इन संस्थाओं के लिए चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। वहीं आपको जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है, उसी प्रकार से एक आपको राज्य निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग होता है और हम आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाए हैं। इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था ही पढ़ा रहे थे,
तो आप याद कीजिए पंचायती राज व्यवस्था में हम आपको बताए थे अनुच्छेद 243 का के, अनुच्छेद 243 का के यह कहता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वही पंचायती राज और नगर पालिका के अंतर्गत चुनाव करवाता है। तो पंचायती राज और नगर पालिका के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके अलावा अन्य जितने भी चुनाव है वह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। अब भारत में जो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव होता है। इन चुनावों को आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि विधानसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेती है, लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेती है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव अलग पद्धति के तहत होते होंगे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग पद्धति के तहत होते होंगे। तो जो चुनाव है भारत में दो प्रकार से होते हैं। जो चुनाव है वह भारत में दो प्रकार से होते हैं। भारत में जो दो प्रकार से चुनाव होता है, एक आपको होता है, एक आपको चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। एक आपको होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, और एक होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसको समझना है। हो सकता है पहले के क्लास में हम आपको समझाए होंगे इसके विषय में। जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ाते हैं, राष्ट्रपति पढ़ाते हैं तो राष्ट्रपति को पढ़ाते हुए इसको हमें समझाना होता है। तो राष्ट्रपति पढ़ाते हुए अनुच्छेद 54-55 जब पढ़ाते हैं तो वहां पर इसको हम समझाते हैं। मतलब ये चीज हम आपको समझा चुके हैं। तो यहां पर भी थोड़ा बहुत हम आपको समझाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति में जो 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2-3 क्लास लेकर के हम आपको समझाए थे उतना में हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हिंट हम आपको दे देंगे। अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं भी किए होंगे फिर भी आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। देखिए, आपको जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। तो वही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद राज्यसभा और राज्यसभा के बाद विधान परिषद, राज्यसभा के बाद विधान परिषद, विधान परिषद। ये जो चुनाव होता है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। यहां पर तो हम आपको ये क्लियर किए हैं कि भारत के भीतर कौन से चुनाव जो है किस पद्धति के तहत होते हैं, कौन से चुनाव किस पद्धति के तहत होते हैं। अब ये सिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम होता क्या है उसको हमें समझना है। देखिए, वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें
आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेती हो और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो जाता हो उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता हो, उस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। चुनाव की वैसी प्रणाली जिसमें आम जनता की भागीदारी होती हो, जिसमें आम जनता की भागीदारी होती हो, मतलब हम और आप भाग लेते हो, हम और आप भाग लेते हो, तथा निर्णय इस आधार पर किया जाता हो कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं उन उम्मीदवारों में किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ है वह उम्मीदवार जो है आपको इस प्रणाली के तहत विजेता घोषित होता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में आप पलट के देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में, ये सब चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़ा होते हैं, देखिएगा जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को समझते, ये बात समझ में आया ये बात समझ। चलिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेता हो बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हो, चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हो, तथा जो निर्णय हो, मतलब विजेता घोषित हो उम्मीदवार, उम्मीदवार इस आधार पर विजेता घोषित हो, कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक अगर कोई उम्मीदवार प्राप्त किया हो उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखिए, पहली बात यह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता भाग नहीं लेता है। इसमें आपको जो आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? भारत की आम जनता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? भारत की आम जनता। फिर राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। समझ गए? ये सब लोग भाग लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस चुनाव में आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। यह बात आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब दूसरा, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो विजेता घोषित किया जाता है, उम्मीदवार को जो विजेता घोषित किया जाता है वह इस आधार पर नहीं घोषित किया जाता है कि फलना उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिल गया है, नहीं, बल्कि इस व्यवस्था में यह देखा जाता है कि कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको 50% से अधिक मत प्राप्त हुआ है। अगर किसी को 50% से अधिक मत प्राप्त हुआ है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और अगर किसी को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब इसको समझिएगा ऐसे, अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वेद मत पड़ा 100, उम्मीदवार है 5 A B C D E, A को 20, B को 10, C को 30, D को 15, E को बाद बाकी कितना बच रहा है? हाँ,
25। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव में अगर इस उम्मीदवार इस अनुपात में मत पड़ता है तो क्या कोई विजेता घोषित होगा? नहीं, कोई विजेता घोषित नहीं होता, कोई विजेता घोषित नहीं होता। लेकिन वही अगर मान लिया जाए कि ए को मिला 50 या 51 कर दीजिए, 51 कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बी को मिला 19, सी को मिला 5, डी को मिला 2, ई को मिला, बाद बाकी बोलिए, 100 में से घटा लीजिए, 100 के संदर्भ में बात कीजिए, कितना? 23। अगर राष्ट्रपति का चुनाव है तो राष्ट्रपति के चुनाव में उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, या राज्यसभा के चुनाव में, या विधान परिषद के चुनाव में जो कुल परिवेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। समझ गए? लेकिन लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में जिसको ज्यादा मत मिला है उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो आप यहां पर समझिएगा, अगर मान लिया जाए लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, ये वाला कंडीशन है, तो क्या बी को क्या सी को विजेता घोषित किया जाएगा? हाँ, कैसे नहीं? लोकसभा विधानसभा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा के संदर्भ में सी विजेता घोषित होगा, एकदम होगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव में यह कंडीशन वाला क्या विजेता घोषित होगा? ये वाला, इसमें ए विजेता घोषित होगा अगर ये चुनाव है तो? हाँ या ना? अब कहिएगा ऐसा, अगर मान लिया, देखिए ये इनके चुनाव में ये स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप याद कीजिए, मत ट्रांसफर होता है, मत ट्रांसफर होता है, मतलब यहां पर जो है सबसे कम मत जिसको मिला है उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाती है और उनके मतों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो सबसे कम है बी को, बी को, तो बी की उम्मीदवारी खत्म करके बी के 10 मत को ए, सी, डी, ई में बांट दिया जाएगा। फिर भी अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद डी की उम्मीदवारी खत्म करके उनके मत को ट्रांसफर किया जाएगा। फिर भी किसी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर ए की उम्मीदवारी खत्म करके जो है उनके मत का बंटवारा कर दिया जाएगा। अगर फिर भी स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर जो ई है उनकी, ठीक है, उनके मत को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी को एकल संक्रमण या मत प्रणाली कहा जाता है। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे, हाँ या ना? इतना बात समझ में आ गया ना? चलिए, तो इतना बात समझ में आया तो यहां तक चीजों को लिखिए, आप पहले लिखिए। लिखिएगा। हेडिंग क्या मारे हैं? लिखिएगा। इस आयोग के विषय में जानकारी हमें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट रवि कुमार, और परमादेश रीट जारी करता है। देखिए दुदू को कमेंट किया है, एगो लिखा है, कोई अधिकारी अपना काम ना कर रहा हो तो उसे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, परमादेश रीट जारी करता है। दूसरा लिखा है, जब बेटा काम नहीं करता है तो बाप उसे काम करने के लिए रीट जारी करेगा। आप अपने बेटा के लिए कर दीजिएगा, होगा तो। आजकल का बेटा बाप का बात मानता है। जब तक बेटा घर से बाहर नहीं निकला तब तक तो खूब मानेगा, जैसे घर से निकल गया उसके बाद बात मानता है। लिखिए, इस आयोग के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान भारतीय संविधान का भाग 15
भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से और अनुच्छेद 324 से और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 देता है अगला स्टार मार के लिखिएगा अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। इस अनुच्छेद के तहत ही 25 जनवरी 1950 को जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। 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 गठन हुआ। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नीचे से लिखिएगा भारत के निर्वाचन आयोग। नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट। भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोमा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोमा उपराष्ट्रपति कोमा लोकसभा, कोमा लोकसभा, लोकसभा कोमा राज्यसभा, कोमा राज्यसभा, कोमा विधानसभा, कोमा विधानसभा, कोमा विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद का चुनाव करवाता है, और विधान परिषद का चुनाव करवाता है, और विधान परिषद का चुनाव करवाता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा भारत में चुनाव दो प्रकार से होते हैं। भारत में चुनाव दो प्रकार से होते हैं। भारत में चुनाव दो प्रकार से होते हैं।
भारत में चुनाव दो प्रकार से होते हैं। एक नंबर में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एक नंबर में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एक नंबर में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एक नंबर में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। डैश देकर उसमें लिखिएगा चुनाव की वैसी प्रणाली चुनाव की वैसी प्रणाली जिसमें चुनाव की वैसी प्रणाली जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो और जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो और चुनाव का निर्णय इस आधार पर हो कि जिस उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किया हो, जिस उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किया हो उसे विजेता घोषित किया जाए, उसे विजेता घोषित किया जाए। इस पद्धति के तहत भारत में लोकसभा, विधानसभा और मुखिया का चुनाव होता है। मुखिया के अलावे पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य, शहर में वार्ड पार्षद, समझिएगा। इस पद्धति के तहत भारत में लोकसभा, विधानसभा मुखिया इत्यादि के चुनाव होते हैं। 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 अगला पॉइंट लिखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। डैश देकर लिखिएगा, चुनाव की वैसी प्रणाली जिसमें गोविंद कुमार जी, हां आएगा, जरूर आएगा। चुनाव की वैसी प्रणाली जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं हो, जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं हो, जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं हो,
जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं हो, जिसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं हो, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हो, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हो, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हो, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हो, तथा 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 उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता हो, तथा उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता हो, तथा उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता हो जिसने 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 कुल पड़े वेद मतों का, जिसने कुल पड़े वेद मतों का, जिसने कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त किया हो, जिसने कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त किया हो, जिसने कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त किया हो, इस पद्धति के तहत भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस पद्धति के तहत भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव होता है, और विधान परिषद का चुनाव होता है, और विधान परिषद का चुनाव होता है, और विधान परिषद का चुनाव होता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है। अब इसके अलावे चुनाव के प्रकार, चुनाव के प्रकार से पहले अच्छा ठीक है, चुनाव आयोग का काम तो बता दिए हैं, लिखाए नहीं है, आगे लिखा देंगे। अब थोड़ा समझिए, फिर आगे लिखाएंगे। ठीक है। चुनाव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्शन, टाइप्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है। चुनाव के प्रकार देखिए, एक आपको आम चुनाव होता है, आम चुनाव होता है। एक आपको मध्यावधि चुनाव होता है, और एक आपको होता है उपचुनाव। उपचुनाव तो आम चुनाव क्या होता है, मध्यावधि चुनाव क्या होता है, और उपचुनाव क्या होता है, इसको समझिएगा। किताबी भाषा में इसको आप नहीं समझ पाइएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। ठीक है। सबसे पहले किताबी भाषा में ही समझाते हैं, और उसी को समझाते समझाते एग्जाम्पल भी हम आपको दे देंगे, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये सब चीज समझते हैं लोग।
समझते होंगे, कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते होंगे। अच्छा, कोई समझते हैं तो हमको थोड़ा समझाइए, तो जो समझते हैं हमको थोड़ा समझाइए। अगर कोई समझते हैं तो खड़ा होकर समझाइए। अच्छा, उसको बोलने दीजिए, बोलिए। आम चुनाव क्या होता है? ठीक है। मध्यावधि चुनाव, ठीक है। उपचुनाव, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए समझिएगा, अब आम चुनाव, सही बोला है लड़का, एक बार इनके लिए जोर से सब लोग ताली बजा दीजिए। आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव। देखिए पूरे क्लास में एगो लड़का, दूगो लड़का हाथ उठाया, एगो से पूछ दिया, वो सही ही बोल दिया है, तो दूसरा का तो कोई बात ही नहीं। आम चुनाव, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष का, जो विधानसभा का कार्यकाल होता है उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का, जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का। तो अब आम चुनाव को हम लोग समझते हैं। देखिए सामान्य तौर पर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने पर प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर जो चुनाव होता है उसको आम चुनाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक अस्तित्व में रहा। 2019 में 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। तब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। 17वीं लोकसभा 2019 से लेकर जो 2024 तक जो है अस्तित्व में रहेगा। फिर 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होगा। तो ये जो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल के समाप्ति पर प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है, इसी चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। इसके बाद मध्यावधि चुनाव। मान लिया जाए कि आप सभी लोग ये तो बात जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष। अभी भारत में 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है। 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है, 2019 से 2024 तक रहेगा। मान लिया जाए कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि 17वीं लोकसभा 2022 के दिसंबर में भंग हो गया। 2022 के दिसंबर में भंग हो गया। अगर 17वीं लोकसभा दिसंबर 2022 में भंग हो गया तो क्या 17वीं लोकसभा ने अपने कार्यकाल को पूरा किया? नहीं, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 2019 से 2024। तो 2024 से तो पहले भंग हो गया, मतलब कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो गया है। कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो गया है। और अगर लोकसभा भंग होता है तो लोकसभा भंग होने के 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक हो जाता है। मतलब मई 2023 से पहले चुनाव होना आवश्यक है। मई 2023 से पहले चुनाव होना आवश्यक है। मई 2023 से पहले नई लोकसभा के लिए जो चुनाव होगा वही मध्यावधि चुनाव कहलाएगा। और जो नई लोकसभा के लिए चुनाव होगा वह लोकसभा अपने प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। ऐसा नहीं कि 2023 में चुनाव होगा 2024 से तक अस्तित्व में रहेगा, नहीं, बल्कि नई लोकसभा के चुनाव होने के बाद जो नई लोकसभा की प्रथम बैठक होगी उस प्रथम बैठक से 5 वर्षों का कार्यकाल होगा। तो अर्थात अब इसको परिभाषा के तौर पर बताते हैं। जब लोकसभा और विधानसभा
अपने कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले भंग हो जाता है। तो इस स्थिति में नई लोकसभा और नई विधानसभा को लेकर जो नए चुनाव होते हैं उसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। इसके बाद आगे है उपचुनाव। उपचुनाव है आगे। देखिए, अब लोकसभा में 543 सदस्य है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य बन गया तो अमृत पी लिया वो जीविते रहेगा, ऐसा तो बात नहीं है। लोकसभा का सदस्य पद पर रहते हुए निधन हो गया, जैसे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का पद पर रहते हुए निधन हुआ है, लोकसभा के सदस्य थे वो, उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। जैसे बिहार में अनंत सिंह, बिहार के भीतर अनंत सिंह, मोकामा के रहने वाले अनंत सिंह। अनंत सिंह की विधायकी इस वजह से चली गई क्योंकि अनंत सिंह के ऊपर कई सारे संगीन अपराध है, उन पर केस मुकदमा चल रहा है। न्यायालय ने उन्हें 2 वर्ष से अधिक की सजा सुना दी है। अगर कोई संसद सदस्य या विधायक को न्यायालय ने किसी संगीन अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना दी है तो उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है। चारा घोटाला आरोप में लालू यादव को भी 2 वर्ष से ज्यादा का सजा सुनाया गया, उनकी भी सांसदी चली गई थी। तो जब किसी लोकसभा सदस्यों की संसदी चली जाती है या उनका पद पर रहते हुए निधन हो जाता है, यानी सीट वैकेंट हो जाता है, या किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता चली जाती है या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है, मतलब लोकसभा का सीट खाली होता है और विधानसभा का सीट खाली होता है, चाहे पद पर रहते हुए मृत्यु होने या खत्म होने, किसी भी आधार पर अगर लोकसभा के सदस्यों की सांसदी चली गई हो, विधानसभा के सदस्यों के विधायकी चली गई हो, तो इस स्थिति में उस वैकेंट सीट को भरने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चुनाव करवाया जाता है उसी को उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहा जाता है। उसी को उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहा जाता है। और बाय इलेक्शन के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो पूरे 5 वर्ष तक के लिए विधायक संसद नहीं होता है, बल्कि वो बचे हुए समय के लिए विधायक संसद होंगे। जैसे कि मोकामा से जो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती है, वो 2022 से 2025 तक ही रहेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है 2020 से 2025। तो मोकामा से जो विधायक नीलम देवी बनी है अनंत सिंह की पत्नी, वो ऐसा नहीं कि 2022 से 2027 तक रहेगी, नहीं, पूरे 5 वर्ष नहीं रहेगी, बल्कि बचे हुए समय यानी 2022 से 2025। वहीं जो मुलायम सिंह आपको निधन हो गया है, उनका लोकसभा के सदस्य थे, उनकी बहू रानी डिंपल यादव जो है चुनाव लड़ रही है। अगर मान लिया जाए सहानुभूति, जनता की सहानुभूति मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, जीतने का चांस है, लेकिन फिर भी चुनाव है, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो अगर मैनपुरी, हाँ मैनपुरी से थे, हाँ मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जो है एमपी थे, तो अगर डिंपल यादव चुनाव जीतती है तो डिंपल यादव 2022 से लेकर 2024 तक ही रहेगी, ऐसा नहीं कि 2022 से 2027 तक ना, डिंपल यादव रहेगी 2022 से 2024 तक। समझ गए होंगे। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा चुनाव के प्रकार।
है। अब समझे ना जी? अब सब लोग जवाब दीजिएगा ना? हाँ, लिखिए। लिखिएगा चुनाव के प्रकार। पहला आम चुनाव, आम चुनाव। आम चुनाव लिखिएगा। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल 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 पर जो चुनाव करवाया जाता है, उसे आम चुनाव कहा जाता है। आगे आम चुनाव कहा जाता है। आगे मध्यावधि चुनाव, डैश देकर। अगर लोकसभा और विधानसभा, अगर लोकसभा और विधानसभा, अगर लोकसभा और विधानसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति के अगर लोकसभा और विधानसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति के अपने कार्यकाल की समाप्ति के 5 वर्ष पहले, अपने कार्यकाल की समाप्ति के 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले भंग हो जाता है तो, अपने कार्यकाल की समाप्ति के 5 वर्ष पहले भंग हो जाता है तो, अपने कार्यकाल की समाप्ति के 5 वर्ष पहले भंग हो जाता है तो नई लोकसभा या विधानसभा के लिए, नई लोकसभा या विधानसभा के लिए जो चुनाव होता है, उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है।
तो उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, तो उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। आगे उपचुनाव, 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 लिखिएगा उपचुनाव, लिखिएगा। अगर किसी संसद सदस्य या विधायकों का पद पर रहते हुए निधन हो जाता है, या किसी भी कारणवश या किसी भी कारणवश किसी भी कारणवश विधायकी किसी भी कारणवश, एक मिनट, किसी भी कारणवश, किसी भी कारणवश सदस्यता चली जाती है, किसी भी कारणवश सदस्यता चली जाती है, सदस्यता चली जाती है, चली जाती है, तो इस स्थिति में, इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति में खाली सीट हेतु जो चुनाव होता है, इस स्थिति में खाली हुए सीट हेतु, तो 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 इस स्थिति में खाली हुए सीट हेतु जो चुनाव होता है, उसे उपचुनाव कहा जाता है। प्रदीप चौरसिया जी, बहुत बार हुआ है मध्यावधि चुनाव। चलिए अब लिखिएगा चुनाव आयोग के कार्य, कार्य हेडिंग मारिएगा चुनाव आयोग के कार्य, हेडिंग मारिएगा चुनाव आयोग के कार्य। क्या हुआ है? तबीयत खराब, जाना है तो बोलिएगा ना बकलोल, ठीक है? नहीं बोलिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, जाइए, चले जाइएगा ना। है जाने की स्थिति में है ना जी, कि छोड़वा दे? कहाँ है रूम? आसपास में है, आस पास में ही है, ठीक है, जाइए। पंखा में सोते हैं रात को? रात को आप पंखा में मत सोइए, सबको बोल रहे हैं। यहां पर तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो चलेगा भी तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। रूम में तो अकेले या 2 आदमी रहते होंगे, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए?
अच्छा, पंखा नहीं चलेगा, सिर्फ एग्जॉस्टर चलेगा, ठीक है। हाँ तो गर्मी लग रहा है। अच्छा चलिए सुनिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। लिखिए, चुनाव आयोग के कार्य, 1 नंबर में चुनाव करवाना, चुनाव करवाना, 2 नंबर में मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, 3 नंबर में परमाधिकार लेख क्या होता है गुरुजी? मनीषा सिंह जी 3 4 5 क्लास और होगा, मुश्किल से 4 5 क्लास और होगा। परमाधिकार लेख क्या होता है? क्या होता है परमाधिकार लेख? बताएं ना जी, नहीं बताएं, बताए हुए महाराज। मौलिक अधिकार में जो है जाकर के अनुच्छेद 32 को पढ़िएगा, वहां पर बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए, चुनाव करवाना, 2 नंबर में मतदाता सूची तैयार करवाना, 3 नंबर में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल कौमा क्षेत्र, राष्ट्रीय दल, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल कौमा राज्यस्तरीय दल, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल कौमा राज्यस्तरीय दल, राज्यस्तरीय दल और क्षेत्रीय दल का दर्जा देना, दर्जा देना। आगे राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना मतलब किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह होगा यह आवंटित करवाना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना। और फिर आगे चुनाव की अधिसूचना जारी करना, मतलब चुनाव कब होगा, कितने चरण में होगा, कब मतगणना होगी, ये सब चीज चुनाव की अधिसूचना के अंतर्गत आता है। तो आगे लिखिएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, और फिर मतगणना करवाना भी उसी का काम होता है। मतगणना करवाना, मतगणना करवाना, अगला पॉइंट मतगणना करवाना। और इसके बाद जो है, जब आपको चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देता है तो फिर जो राजनीतिक पार्टियां होती है वह अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकती है, बल्कि उसके लिए चुनाव आयोग ने एक आचार संहिता तैयार करके रखा है। चुनाव आयोग ने एक आचार संहिता तैयार करके रखा है और उसमें सब कुछ डिफाइन है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव होने के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ जो है आचार संहिता में डिफाइन होता है। तो मतलब
चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों को आचार संहिता के तहत चलने को मजबूर करना, यानी आचार संहिता को लागू करवाना भी निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। तो अगला पॉइंट, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना। विविध और स्टैटिक जीके कुछ नहीं होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स का ही कुछ फैक्ट होता है। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत। हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? यही सब चीज तो आता है। सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला देश कौन है? सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला देश कौन है? यही तो स्टैटिक जीके होता है, यही तो विविध होता है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? किस देश का कौन फ्लैग है? समझिए, किस देश का कौन समाचार पत्र है? यूनेस्को क्या है? यूएनओ क्या है? ब्रिक्स क्या है? यही सब तो विविध है। ये सब चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होता है। स्टैटिक और विविध कुछ भी नहीं होता है। हर विषय का जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होता है उसी को स्टैटिक और विविध कहा जाता है। विविध कोई विषय नहीं होता है, स्टैटिक कोई विषय नहीं होता है। हुआ इत्यादि इत्यादि। और कितना लिखा है? महत्वपूर्ण काम यही है। ठीक है, महत्वपूर्ण काम यही। और भी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समझ गए? तो महत्वपूर्ण काम ये है। अब आते हैं हम लोग यहां से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू होते हैं। देखिए, सबसे पहले काम में हमने आपको यह बताया है कि जो आपको सबसे पहला काम है वह चुनाव करवाना है। स्वतंत्र भारत में इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले चुनाव 1951-52 में करवाया था। 1951-52 में पहली बार भारतवर्ष में चुनाव आयोग के द्वारा करवाया गया था। और जब पहली बार 1951-52 में चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था। ये लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा के इस चुनाव को करवाने में चुनाव आयोग को काफी ज्यादा समय लगा, क्योंकि पहली बार चुनाव करवा रहा था, इसलिए काफी ज्यादा समय लगा। 5 से 6 माह लगभग इस चुनाव को संपन्न कराने में चुनाव आयोग को लग गया था। लेकिन अब तो 1 महीना 1.5 महीना में निपटा देता है चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव को भी। अब सुविधा है तो उसका उपयोग किया जाता है। तो जब आपको पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था पूरे देश के भीतर, लोकसभा का जो चुनाव होता है पूरे देश के भीतर एक साथ होता है। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान समय में विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्य में अलग अलग वर्ष होता है। बिहार में विधानसभा के चुनाव 2020 में हुए, बंगाल में 2021 में हुए, उत्तर प्रदेश में 2022 में हुआ, राजस्थान में 2023 में होगा। मतलब विधानसभा के चुनाव अलग अलग हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि पहली बार जब देश के भीतर लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था तो पूरे देश के भीतर विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ होते थे पहले।
दोनों एक साथ होते थे पहले। और ये जो मोदी जी एक बात की वकालत करते हैं, एक देश एक चुनाव, समझिए जैसे मोदी जी बहुत सारा नारा देते हैं, नारा बनाते हैं खूब। आजकल जो है गुजरात में चुनाव है और मोरबी पुल दुर्घटना हुआ है, जिस कारण मोदी जी का हालत खराब है गुजरात में। इस बार जीतेगा कि नहीं जीतेगा कहना मुश्किल है, समझ गए। तो हाल फिलहाल में एक मोदी जी स्टेटमेंट दिए हैं, बीबीसी न्यूज पर दिखा रहा था कि मोदी जी ये बोले हैं कि हमको लोग जो है बहुत गाली देता है, समझ गए। तो अब देखिए, एक चीज है कि जो जितना सुंदर होता है ना उतना खतरनाक भी होता है, समझ गए। जैसे कि फेयर लवली फेयर लवली अगर आप लगाइएगा तो सुंदर तो दिखिएगा, लेकिन चेहरा पर उसका साइड इफेक्ट भी होता है। आपको दाना हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए कि आप फेयर लवली लगा रहे हैं, कभी नहीं लगाए, कभी लगाए कभी नहीं लगाए, तो मुंह में दाना हो जाएगा, तो उसका साइड इफेक्ट नजर आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री है, देश की आबादी 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग तो मोदी जी को पसंद कर नहीं सकते हैं। तो ये तो सर्वमान्य बात है कि आप जितने अधिक लोगों के बीच होंगे, आप को सभी पसंद नहीं कर सकता है। कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ नापसंद करेंगे, कुछ आपके विषय में अच्छा बोलेंगे, कुछ आपको गाली देंगे, ये सब जानता है, हम भी जानते हैं ये बात, समझ गया, हर कोई जानता है। तो मोदी जी थोड़े न जानते होंगे। इतने बड़े देश के नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक बने हैं। तो मोदी जी तो हर चीज समझते हैं, लेकिन फिर भी सहानुभूति को लेकर के जो है ये स्टेटमेंट मोदी जी के द्वारा दिया गया है, सहानुभूति बटोरने के लिए, समझ गए। है कहां थे, कहां पहुंच गए जी। हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब मोदी जी का न है जी। हाँ, सब चीज मोदी जी का है। तो अभी हमारे मोदी जी इस बात की वकालत करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का वकालत करते हैं। मतलब मोदी जी का यह कहना है कि पूरे देश के भीतर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। मतलब 2024 ईस्वी में अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो 2024 ईस्वी में ही भारत के 2800 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। लेकिन जो वर्तमान में मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस इसकी आलोचना करता है और कांग्रेस अपना तर्क देता है। और वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक साथ लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा, इस चुनाव से कुछ फायदा भी है और कुछ हानि भी है, मतलब कुछ घाटा भी है, कुछ घाटा भी है। तो क्या फायदा है क्या घाटा है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे हम आपके साथ। लेकिन जो कांग्रेस अभी वन नेशन वन इलेक्शन की आलोचना करता है, वह कांग्रेस शुरुआती दौर में, देश की आजादी के ठीक बाद शुरुआती दौर में वन नेशन वन इलेक्शन के नीति के तहत ही काम करती थी कांग्रेस। और देश के भीतर 1951-52 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हुए। 1957 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ हुए। 1962 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ हुए। 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ हुए। इसके बाद 1967 के बाद
1967 से ठीक पहले 1966 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पंडित लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, एकदम तानाशाह महिला, मनमोजी महिला, जो मन में आया वही करेगी, और तूती बोलता था इंदिरा गांधी का। आज जैसा कांग्रेस नहीं था, आज जिस रूप में आप बीजेपी को देखते हैं, मतलब मोदी जी शाह जी जो कहेंगे वही होगा, दूसरा किसी का नहीं चलता है। 1966-67 के कांग्रेस में इंदिरा गांधी जो कहती थी वही होता था। इंदिरा गांधी अगर कह देती थी कि अभी दिन है तो अभी दिने है, स्पेशली कांग्रेसियों के लिए एकदम कहा जाता है उनका तूती बोलता था, मतलब उनका वर्चस्व था। इंदिरा गांधी अपने शक्ति का सदुपयोग भी की है, दुरुपयोग भी की है। देश के भीतर इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल के दौरान अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दी। जहां पर भी कांग्रेस का शासन नहीं था वहां राष्ट्रपति शासन थोप देती थी, ठीक है। मतलब जैसे हमारे मोदी जी, जिस राज्य में बीजेपी का शासन न है, विधायक को डरा करके उनके घर पर ईडी, सीबीआई, आईबी, एनसीबी भेज करके उसको डरा करके जो है कहते हैं या तो आ जाओ या नहीं तो अंदर में सड़ो। तो सब सोचता है सत्ता की मलाई खाने में ही मजा है, समझ गए, जेल में बैठने में मजा थोड़े है। तो सब घुटना टेक देता है, समझौता कर लेता है, समझ गए। तो इंदिरा गांधी जो है अलग अलग राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दी, जिस वजह से अलग अलग राज्य में अब 1967 के बाद से विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। तब से लेकर आज तक जो है यही चलता हुआ आ रहा है। मतलब जो कांग्रेस आज वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है, वही कांग्रेस शुरुआती दौर में वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थक हुआ करती थी। पूरे देश के भीतर 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे पूरे देश के भीतर। अभी छोड़बो ने किए हैं यहां पर। तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम, गुड नाइट सर। सब अभी छोड़बो नहीं किए हैं, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, सब चीज करना शुरू कर दिया है। महान आत्मा सब। चलिए अब गुड नाइट स्वीट ड्रीम हो ही गया है, तो जाइए स्वीट स्वीट ड्रीम लीजिए अपना। धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। ये देखिए याद नहीं कर पाए, अच्छा ठीक है, अगले क्लास में आएंगे तो पहले यादें करवा देंगे। तो आप लोग तो स्वीट ड्रीम पहले ही न करने लगते हैं। सुबह में 4 बजे उठ के पढ़िए, अगर रात में 10 बजे सो जाते हैं तो सुबह में 4 बजे उठ के पढ़िए। प्रशांत कुमार नोटिफिकेशन आने के बाद हॉस्टल खुलेगा।